दोस्तों, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम नव संस्थावाद न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म को काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे। देखिए, वीडियो बहुत छोटी है याली प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लेना, ये एंड तक देखना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी आज की इस वीडियो में आपको मिलेगी। यहाँ पे बात को समझिए, एक ही बात रिपीट करनी पड़ रही है क्योंकि पहले भी मैंने आपको पढ़ाया, लेकिन फिर भी यहाँ पे रिपीट हो रहा है सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए, तुलनात्मक राजनीति को समझने के लिए आज के टाइम पर दो उपागम हैं, एक है परंपरागत और एक है आधुनिक। उपागम का मतलब ही यही होता है, अप्रोच का मतलब होता है तरीका। हालांकि डीपली जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टफ तरीका आपको मतलब मिलेगा इसका मतलब, लेकिन इतना ज़्यादा डीप में मतलब मत समझो इसका। नॉर्मली मैं आसान भाषा में कहूँ तो इस उपागम का मतलब आप समझ सकते हैं तरीका, ठीक है। उपागम को ही दृष्टिकोण भी कहते हैं, तो उपागम दृष्टिकोण इनका मतलब एक तरह से तरीका होता है। तो तुलनात्मक राजनीति को समझने के लिए नॉर्मली दो तरीके हैं मेजरली, ठीक है, यही दो तरीके हैं ही वैसे। तो एक है परंपरागत उपागम और एक है आधुनिक उपागम। अब इसके अंदर अलग अलग और दूसरे उपागम भी होते हैं, लेकिन हमें उस पर ध्यान नहीं देना। मेनली मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि तुलनात्मक राजनीति के दो उपागम होते हैं, एक है परंपरागत और एक है आधुनिक। परंपरागत मतलब होता है ट्रेडिशनल और आधुनिक मतलब होता है मॉडर्न। अब परंपरागत उपागम में आपको याद होगा हम बात करते थे संस्था की। देखिए, सिंपल सी बात, अगर आपको याद हो ना हो मैं आपको बता दूं कि जो परंपरागत उपागम होता है उसमें संस्थावाद बहुत ज़्यादा होता है। आपको मैंने संस्थात्मक उपागम पढ़ाया था, याद होगा आपको पहले। तो संस्थात्मक उपागम में क्या होता है कि हम किसी देश की संस्था के बारे में स्टडी करते हैं। लाइक देखो, संस्था होती क्या है, पहले बात बताओ, संस्था क्या होती है। किसी देश की राजनीतिक संस्थाओं की मैं बात करूं तो किसी देश की जो विधायिका है, ठीक है, जो विधायिका है, जो कार्यपालिका है, जो न्यायपालिका है, वो होती हैं प्रमुख रूप से राजनीतिक संस्थाएं। वो किसी देश की प्रमुख संस्थाएं होती हैं, ठीक है। विधायिका मतलब संसद, और कार्यपालिका मतलब जो प्राइम मिनिस्टर हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, दूसरे जो मंत्री हैं कार्यपालिका में आते हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये अच्छे से कानूनों को लागू करते हैं, देख रेख करते हैं देश की। तो कार्यपालिका हो गई, न्यायपालिका हो गई जो न्याय प्रदान करती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक है, ये तीन संस्थाएं प्रमुख होती हैं। इसके अलावा दूसरी भी कई सारी संस्थाएं होती हैं राजनीतिक रूप से प्रमुख, ठीक है। तो परंपरागत उपागम में मेनली हम क्या करते थे, जो संस्थाएं थी उन्हीं का अध्ययन हम कर लेते थे। जो मेनली जो बड़ी बड़ी संस्थाएं थी उनका हम औपचारिक रूप से अध्ययन करते थे, जमीनी स्तर पर क्या चीज़ें कैसी है इसको नहीं देखते थे। मतलब ये है कि जैसे कि अगर हमें तुलना करनी है तुलनात्मक राजनीति में, तो तुलनात्मक राजनीति में अगर हमें तुलना करनी थी पहले, तो हम क्या करते थे, जैसे कि अगर हमें यूएसए और भारत की तुलना करनी है तो हम क्या करते थे, हम करते ये थे कि हम भारत की संसद और ब्रिटेन जो यूएसए है इसकी संसद की तुलना कर लेते थे। कैसे करते थे कि यूएसए की संसद को क्या अधिकार प्राप्त है, यूएसए में जो विधायिका है उसको कौन कौन से राइट्स प्राप्त हैं, या कौन कौन से नियम हैं उसके लिए, और जो भारत की जो संसद है उसके लिए कौन से नियम बने हैं, कौन से कानून हैं। तो हम बस इसकी तुलना कर लेते थे, ये होता था औपचारिक रूप से तुलना। हमने कानूनी औपचारिक रूप से दृष्टि से तुलना कर ली, और मेनली कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, इन्हीं तीन संस्थाएं थी, मेनली यही संस्थाएं हुआ करती थी, और कुछ दूसरी संस्थाएं थी। मतलब ज़्यादा संस्थाओं पर हम ध्यान नहीं देते थे, जो प्रमुख संस्थाएं थी उन्हीं की तुलना हम कर लेते थे। ये था परंपरावादी उपागम। तो परंपरागत उपागम के अंतर्गत यही था, ट्रेडिशनल अप्रोच के अंतर्गत, कि हम संस्थाओं की तुलना करते थे अलग अलग देशों की। लेकिन जब आधुनिक उपागम आया तो आधुनिक उपागम ने क्या किया, इसको नकार दिया। इसने कहा कि जो संस्थाएं हैं इसकी कुछ खास इंपॉर्टेंस है ही नहीं, संस्था के बिना भी कई सारे तरीके हम नॉर्मली तुलना करेंगे, ठीक है। अब आता है नव संस्थावाद। नव संस्थावाद कहता है कि नहीं भाई, आज के टाइम पर संस्था की इम्पोर्टेंस है, आज के टाइम पर भी संस्था की इम्पोर्टेंस है, हम इसको नकार नहीं सकते, ठीक है। आधुनिक उपागम ने नकार दिया था, लेकिन नव संस्थावाद ने कहा कि हम उसको नकार नहीं सकते। तो नव संस्थावाद ने कहा आज भी संस्थाएं इंपॉर्टेंट हैं, और हाँ, परंपरागत जो उपागम था वो संस्थाओं का जब अध्ययन करता था तो उसमें कई सारी कमियां थी, उसको भी नव संस्थावाद ने ठीक कर दिया। तो यहाँ पे दो कार्य नव संस्थावाद ने किए, एक ये कि आधुनिक उपागम वाले थे, समर्थक थे, उनको कहा नहीं भाई, आज भी
संस्थाएं जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। नव संस्थावाद के अंतर्गत इन्होंने दर्शाया कि आज भी संस्थाएं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, उनका अपना एक महत्व है। ठीक है, तो ये सारी बातें थी। और साथ में जो परंपरागतवादी थे, उनके जो विचार थे, उपागम थे, तरीके थे तुलनात्मक राजनीति को समझने के लिए संस्था के आधार पर, उसकी जो कमियां थी उसको भी इसने दूर किया। अब इसने क्या किया, अब इसने कई सारी संस्थाओं का अध्ययन करना शुरू किया। इसने कि सिर्फ विधायिका, कार्यपालिका और न्याय का अध्ययन नहीं किया। इसने कहा, नव संस्थावाद ने, न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म ने कि हमें कई सारी संस्थाओं की तुलना करनी है व्यवहारिक स्तर पर। व्यवहारिक स्तर का मतलब होता है कि ज़मीनी स्तर पर क्या हो रहा है। जैसे कि भारत की संसद है, अमेरिका की संसद है। अब भारत की संसद अपने अधिकारों का कितना उपयोग कर पा रही है व्यवहार के स्तर पर, और अमेरिका की संसद अपने अधिकारों का किस तरह से प्रयोग कर पा रही है हकीकत में, इसको देखा गया कि ज़मीनी स्तर पर, ग्राउंड लेवल पर जो संस्थाएं हैं वो अपना कार्य किस तरह से कर रही हैं, कि कितना प्रभावित कर रही हैं व्यक्तियों को। क्या भारत की न्यायपालिका यहाँ के लोगों को न्याय प्रदान कर पा रही है या नहीं व्यवहार के स्तर पर। तो ये देखना शुरू किया, क्या किसी देश की दूसरा जो इंस्टीट्यूशन है, क्या वो उस देश के जो इंस्टीट्यूशन है, जो कानून वगैरह में लिखा है, क्या वो उस आधार पर काम कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। ये था नव संस्थावाद। अब इसके अलावा प्लस में इसने एनजीओ जो होते हैं, अलग अलग जो संगठन होते हैं, जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, बड़े बड़े दूसरे गैर सरकारी संगठन होते हैं, इनका भी अध्ययन करना शुरू कर दिया। व्यापारिक संघ का भी अध्ययन करना शुरू कर दिया। इंटरनेशनल कई सारी संस्थाएं हैं तो उनका अध्ययन भी करना शुरू कर दिया। और यही था नव संस्थावाद। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर वापस आइए दोस्तों, यहाँ पे आते हैं हम सिलेबस वाले पोर्शन पर। अब यहाँ पे एक चीज़ देखना, गौर करना, जैसे कि जो आपकी यूनिट 2 है, यूनिट 2 का जो चैप्टर 3 है, ये लिखा है नव संस्थावाद यानी कि न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म, और यहाँ पे लिखा है यूनिट 3 में नव संस्थावाद। तो दोनों का मतलब सेम है, नव संस्थावाद, नव संस्थागतवाद लिखा है, हिंदी में थोड़ा सा गत वगैरह लिख दिया है, लेकिन दोनों का एग्जैक्ट मतलब है, दोनों का मतलब सेम है। तो यहाँ पे दो जगह आपको नव संस्थावाद पढ़ना है। अब नव संस्थावाद मैंने आज की इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दिया। जो भी चीज़ें रह गई हैं, रह तो कुछ नहीं गया, लेकिन हाँ डिटेल में आपको कवर करना है सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे बस आपको कॉन्सेप्ट मैंने समझाया, और ये वाली जो चीज़ें हैं नव संस्थागतवाद वाली, वो मैंने आपको जो इस यूनिट का सेकंड लेक्चर है उसमें काफ़ी डिटेल में कवर किया है। तो यूनिट 3 का अगर आप लेक्चर सेकंड देख लेंगे, मुद्दे पर मैं आ रहा हूँ, यूनिट 3 का अगर आप लेक्चर सेकंड देख लेंगे, यूनिट 3 का लेक्चर सेकंड देख लेंगे, तो आपका ये वाला चैप्टर पूरी तरह 100% सॉल्व हो जाएगा। अब मैं क्या बताऊँ, क्योंकि सिलेबस इस तरह से डिज़ाइन किया गया है, कुछ समझ नहीं आता। इसको यहाँ पर अगर नहीं भी दिया जाता तब भी काम चल जाता, लेकिन सिलेबस में आपके लिए दिया गया है तो हम उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे ना। तो मैंने आपको बता दिया कि ये वाला जो चैप्टर है ये आपका और अच्छे से पढ़ाया गया है जब आप बात करेंगे यूनिट 3 के सेकंड लेक्चर की। ठीक है, तो सेकंड लेक्चर अगर आप देख लोगे तो आपका पूरा काम हो ही गया, ये वाला चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा, नव संस्थावाद वाला। अगर किसी को मतलब एविडेंस चाहिए कि मैं ऐसा किस बेसिस पर कह रहा हूँ, देखो मैंने अपनी तरफ से पूरा 100% श्योर हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एसवाईएल की रीडिंग में जो 3rd चैप्टर है, यहाँ पे लिखा है ऐतिहासिक संस्थावाद, तर्कसंगत विकल्प संस्थावाद और समाजशास्त्रीय संस्थावाद। मतलब ये है कि पहले आपको अच्छे से नव संस्थावाद को समझना है, और नव संस्थावाद के ये कुछ पॉइंट्स हैं, ऐतिहासिक संस्थावाद, तर्कसंगत विकल्प और संस्थावाद और समाजशास्त्रीय संस्थावाद, तो इन तीनों को आपको समझना है। इसी तरह जो यूनिट 3 है आपके मॉडर्न मेथड्स एंड अप्रोचेज एंड कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस की जो यूनिट 3 है, इसमें भी आप नीचे आकर देखिए, यहाँ पे यही लिखा है नई संस्थावाद व्यवस्था क्या है। इसके जो प्रारूप हैं, ऐतिहासिक नव संस्थावाद, तर्कसंगत विकल्प संस्थानवाद, समाजशास्त्रीय संस्थानवाद, मतलब वही है। ठीक है, मतलब यहाँ पे भी आपको वही बातें पढ़नी है, तो वाला चैप्टर आपका यहीं पे कवर हो रहा है। और इसीलिए जो आपका सेकंड लेक्चर है आपकी 3rd यूनिट का, उसमें मैंने आपको सारी बातें पढ़ा दी गई हैं ऑलरेडी। और ये वाला चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देखो नव संस्थावाद आपको तभी समझ में आएगा जब आपको एक बैकग्राउंड पता होगा। आज बैकग्राउंड मैंने हल्का बताया है, इस वाली वीडियो अगर आप देखेंगे यूनिट 3rd वाली, तो उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में बैकग्राउंड भी बताया है। उसको देख लोगे तो सारी चीज़ें आपकी सॉल्व हो जाएंगी। और जो आपको लगे कि संस्थानवाद लिखा है, कहीं पे संस्थावाद लिखा है, मतलब दोनों का सेम होता है। ठीक है, और कहीं पर लिखा है न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म, कहीं पर लिखा है न्यू NEO, तो दोनों का भी मतलब सेम होता है। तो नव संस्थावाद का जो टॉपिक आपके सिलेबस में 2 जगह पर है, दोनों सेम ही टॉपिक है। ठीक है, एक जगह भी कर लोगे अच्छे से कवर तो हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया, सेकंड लेक्चर देख लेना आप यूनिट 3 का, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एंड कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।